हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज के अपने इस वीडियो सेशन में हम लोग कई नई बातों पे चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात कि आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो आज के अपने इस वीडियो सेशन में हम लोग ग्रामर के एक नए टॉपिक जिसका नाम है नाउन, उसको शुरू करेंगे और उसको बिल्कुल ही अलग अंदाज में हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि आप अभी थोड़ी देर बाद देख पाएंगे। और इसके अलावा एसएससी का जो कैलेंडर इशू हुआ है उसके रिगार्डिंग भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसलिए इन दोनों ही कारणों से आज का हमारा ये जो वीडियो सेशन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो सेशन को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि हमारे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और हमारा ये जो वीडियो सेशन है ये प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को शाम में 5 बजे आता है। तो किसी भी वीडियो सेशन को देखना ना भूलें। और अब तक इसके पहले हमारे जितने भी इंग्लिश के वीडियो सेशन आ चुके हैं, यदि आपने उसको नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से देखिए। तो मैं अजीत कुमार आपके YouTube चैनल कंपटीशन कम्युनिटी पे आप सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए अब हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं कि एसएससी का जो कैलेंडर आया है उसमें क्या कुछ है खास आपके लिए, और क्या आपको उसमें कहीं से किसी भी एंगल से कन्फ्यूज़न दिखता है, और यदि दिखता है तो उसका समाधान क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एसएससी का जो ऑफिशियल एनुअल कैलेंडर होता है वो इशू हो चुका है, जिसमें एसएससी बोर्ड ने सबसे पहले प्राथमिकता में रखा है सीजीएल को। ठीक है, अर्थात कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जो आपका एग्ज़ाम होता है जिसके मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है ग्रेजुएशन। आप बीए हो सकते हैं यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स हो सकते हैं, यानी कि आपका ग्रेजुएशन आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, या आप किसी टेक्निकल बैकग्राउंड से ग्रेजुएट हो, यानी कि किसी का इंजीनियरिंग हो या और भी कोई ग्रेजुएट डिग्री हो। ऐसे सारे ग्रेजुएट स्टूडेंट इन सारे सीजीएल के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, एक खास बात यह है कि सीजीएल का जो एग्ज़ाम होता है तो सीजीएल के एग्ज़ाम में कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जो किसी स्पेसिफाइड सेक्टर के लिए होते हैं। जैसे स्टैटिक्स वालों का अलग आता है, अकाउंट्स वालों का अलग आता है। बात समझ में आ रही है? तो उनके लिए थोड़ा सा अलग प्रोविज़न होता है। उनके लिए एज का जो बार है, एज का जो क्राइटेरिया है वो भी थोड़ा सा अलग होता है। सामान्य तौर पे सीजीएल के लिए या एसएससी के किसी भी नॉर्मल एग्ज़ाम के लिए जो एज रखा गया है वो है 18 से 27। ठीक है, 18 से 27 का रखा गया है। अब इस 18 से 27 के बाद और क्या क्या खास है इस नोटिफिकेशन में, सबसे पहले हम लोग सीजीएल की बात कर लें। तो सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है वो कब आया? 23 दिसंबर को। और 23 दिसंबर से आपके फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होती है, जो कब तक खत्म होगी? तो चलेगी जनवरी तक। ठीक है, 23 जनवरी तक, 23 दिसंबर से लेके 23 जनवरी तक। ठीक है, और उसके बाद ये जो सीजीएल है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम है, इसके परीक्षा के होने की संभावित तिथि कब की है? अप्रैल 2022 में। ठीक है, सीएचएसएल के बारे में बात करें तो चूंकि हमारा बैच चल रहा है सीएचएसएल का, अब सीएचएसएल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सीएचएसएल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला है 1 फरवरी 2022 को। ठीक है, और इसमें फॉर्म भरने की प्रक्रिया आपकी 1 फरवरी से शुरू होकर 7 मार्च 2022 तक चलेगी। और इसका एग्ज़ाम होने का जो संभावित तिथि है वो कब है भाई? तो वो है आपके मई में, इन द मंथ ऑफ मई 2022, मई 2022 में। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं, हमारे आपके बीच से कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं जो सिर्फ 10वीं पास हैं और उनकी उम्र 18 साल हो चुकी है और वो भी गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं। तो एसएससी बोर्ड आप सभी ऐसे कैंडिडेट्स के लिए, ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ऑफर प्रोवाइड करती है, क्योंकि इसमें एमटीएस का एग्ज़ाम भी होता है जिसकी क्वालिफिकेशन होती है 10th। यानी कि इसके लिए एमटीएस के एग्ज़ाम में अप्लाई करने के लिए आपके पास शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए 10वीं पास और आपका उम्र 18 साल होना चाहिए। ठीक है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? अब इसके आगे की बातों पे चर्चा हम लोग करेंगे अलग अलग नोटिफिकेशन आने के बाद। तो सीएचएसएल का अपना बैच पहले से चल रहा है,
आप इस बैच में जितने भी सब्जेक्ट के जितने भी क्लासेस हुए हैं, जिस किसी भी टॉपिक्स के हुए हैं, इन सबको जाके हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यदि किन्हीं का छूट गया हो तो इसके पहले के हमारे सारे वीडियो लेक्चर्स को आप ज़रूर देखिए, उसको देखना न भूलें। ठीक है, अब बात करते हैं आज के अपने इस क्लास की। आज के अपने इस क्लास में हम लोग नाउन को पढ़ने जा रहे हैं। नाउन में क्या कुछ खास पढ़ेंगे, नाउन चैप्टर का नाम सुनते ही आपके मन में फिर से वही बात याद आती है। नाउन मतलब वही घिसा पीटा सा डेफिनेशन, और वो 5 टाइप्स, प्रॉपर नाउन से लेकर एब्स्ट्रैक्ट नाउन तक। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको बिल्कुल ही अलग अंदाज में पढ़ने जा रहे हैं। क्यों और कैसे, आइए इसकी एक चर्चा हम लोग ब्रीफ में करते हैं। इसमें क्या कुछ खास रहने वाला है। देखिए, नाउन के जो 5 टाइप्स हम सब लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नाउन के डेफिनेशन को हम सबों ने बचपन से रटा है, एग्जाम्पल्स को रटा है। ठीक है, यही काम हम सबों ने किया। लेकिन ये जो नाउन के 5 टाइप्स होते हैं, ये किस आधार पे 5 टाइप हुए, या इनके अलावा भी और भी जो इनके टाइप्स होते हैं, किस बेसिस पे इनको अलग अलग टाइप में बांटा गया, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। और जिस किसी भी टाइप को हम लोग पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, उस रिलेटेड कॉन्सेप्ट से, उस रिलेटेड टाइप से आपके एसएससी में पूछे गए एग्जाम को हम लोग साथ ही साथ सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग यदि प्रॉपर नाउन की चर्चा करें तो हम में से शायद ही कुछ लोगों को पता होगा कि प्रॉपर नाउन से आपके एसएससी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा भी गया है या पूछा भी जाता है या नहीं जाता है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको प्रॉपर नाउन पढ़ाएंगे भी, और प्रॉपर नाउन से आपके एसएससी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को साथ साथ हम लोग सॉल्व भी करते चलेंगे। तो आइए आज के अपने इस क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं सबसे पहले नाउन से। अब देखिए, ये जो नाउन है, नाउन सुनते ही हम लोगों के मन में एक हिंदी का वर्ड याद आता है, संज्ञा। क्योंकि हम सबों को बचपन से पढ़ाया ही इसी तरीके से गया। नाउन का मीनिंग क्या होता है भाई, तो नाउन का मीनिंग होता है संज्ञा। अब देखिए क्या कुछ खास है इसमें, इसको ठीक से आप सभी लोग ध्यान से समझिए। एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है नोमेन। लैटिन वर्ड है जिसका क्या नाम है, नोमेन। देखिए, एक लैटिन वर्ड है नोमेन। क्या है लैटिन वर्ड, क्या है लैटिन वर्ड है नोमेन। अब ये जो नोमेन है, इसी से डिराइव होके आया है ये नाउन, या दूसरे शब्दों में हम लोग कहें कि जो नाउन है इस नोमेन से डिराइव होके बना है, नाउन नोमेन से निकला है। ठीक है, ऐसे मोटे तौर पे हम लोग समझ सकते हैं। अब इस नाउन का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है भाई, तो इसका इंग्लिश मीनिंग होता है नेम, इसका हिंदी मीनिंग होता है नाम। अब यहाँ से फिर आपके मन में एक थोड़ा सा डाउट क्रिएट होता है। क्या डाउट क्रिएट होता है, इसको सीखें। सर ये लैटिन वर्ड क्या होता है, आप तब से बोल रहे हैं कि लैटिन वर्ड है नोमेन, या लैटिन भाषा का एक शब्द है नोमेन जिससे बना है नाउन, तो ये लैटिन भाषा क्या है। अब देखिए, जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, ऐसी दुनिया में बहुत सारी भाषाएं हैं। अब हिंदी के बारे में हम लोग थोड़ा सा इन ब्रीफ 1 मिनट के लिए चर्चा करते हैं। आपने अपने स्कूल में हिंदी ग्रामर को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा था तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। हम ये बताना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं कि जैसे हम सब लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो हिंदी भाषा में सबसे ज़्यादा योगदान किस भाषा का है, संस्कृत का। ठीक है, दैट इज़ कि हिंदी भाषा के बहुत ज़्यादा शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए। हालांकि दुनिया के सभी भाषाओं में दुनिया के दूसरे भाषाओं के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का मिश्रण पाया जाता है, चाहे हमारा संस्कृत हो या हिंदी हो या ये इंग्लिश हो या उर्दू हो, अरबी हो, फारसी हो। ठीक है, ये यूज़ के हिसाब से, जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल आप ले लीजिए कोविड। दुनिया में कोई वर्ड ही नहीं था कोविड, लेकिन अब कोविड आ गया। अब कोविड आप देखेंगे हिंदी में भी हम लोग यूज़ करते हैं, उर्दू, अरबी, फारसी, इंग्लिश, दुनिया की जितनी भाषाएं हैं सभी भाषाओं के डिक्शनरी में शामिल हो गया कोविड। बात समझ में आ गई। ठीक है, इन द सेम वे ये जो इंग्लिश भाषा है, इंग्लिश में लैटिन भाषा का सबसे ज़्यादा योगदान हम सबों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, लैटिन भाषा का। अब ये लैटिन अभी भी भाषा है क्या, और अगर ये है तो कहाँ की है, आइए इसकी चर्चा भी करते हैं। आपने सुना होगा यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसका नाम है वेटिकन सिटी।
क्या नाम है? वेटिकन सिटी, जहाँ पे क्रिश्चियन धर्म से बिलोंग करने वाले पूरे दुनिया भर के जितने भी स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स हैं, क्रिश्चियन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, इन सबों की इच्छा होती है कि 25 दिसंबर को हम लोग एक बार वेटिकन सिटी विजिट करें। वेटिकन सिटी बहुत ही छोटा सा देश है, जहाँ की अभी भी जो गवर्नमेंट का लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज है वहाँ का, वो है अभी भी लैटिन। ठीक है, तो अब आप इतने से समझ सकते हैं कि ये नोमेन का क्या है, एक लैटिन वर्ड है, और इस नोमेन से डिराइव होकर क्या बना? नाउन। इस नाउन का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? नेम होता है, और इसी नाउन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? नाम होता है। तो अब तक आप जो डेफिनेशन रटते आ रहे थे, परिभाषा आपने याद किया था, नाउन का मीनिंग होता है संज्ञा, ये सब भूल जाइए। ठीक है, संज्ञा जैसे हम लोग गॉड के रूप में सन की पूजा करते हैं, सूर्य की आराधना करते हैं। सन एक प्लैनेट भी, आप जिस रूप में समझते हैं उस रूप में समझिए। यदि धर्मों से जुड़ी हुई यदि हम लोग बात करें तो सूर्य की 2 शादियाँ हुई हैं, 2 पत्नियाँ हैं। ठीक है, और उसमें से एक पत्नी का नाम है संज्ञा। तो संज्ञा किसी फीमेल का नाम हो सकता है, किसी दूसरे पर्सन का नाम हो सकता है। बात समझ में आया? अब हम सबों के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ते जरूर हैं, उसको हिंदी ग्रामर से रिलेट कर देते हैं, और इंग्लिश ग्रामर को हिंदी ग्रामर के जैसा सीखना समझना हम लोग शुरू करते हैं। जबकि हकीकत ये है कि इंग्लिश ग्रामर हिंदी ग्रामर से बिल्कुल अलग है। हाँ, दुनिया के सभी ग्रामर्स में कुछ सिमिलरिटी है, और उस सिमिलरिटी का मदद लेके एक ग्रामर से दूसरे ग्रामर को, या एक लैंग्वेज का हेल्प लेके दूसरे लैंग्वेज को सीखने का धरती पे प्रयास किया जाता है, क्योंकि बिल्कुल नए लैंग्वेज को सीखने से थोड़ी सी समस्या ज़्यादा आती है, उसको सीखना थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए, अब आप आज के बाद नाउन का मीनिंग क्या होगा? नाम। नाम का मतलब नाउन, और नाउन का मतलब नाम। तो अब तक हम लोग जो डेफिनेशन पढ़ते आ रहे थे, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, सबसे छोटा वाला डेफिनेशन यही था। बाकी लंबा वाला डेफिनेशन हम सब लोग पढ़े हैं। इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब इस रटने रटाने के प्रोसेस से हम लोग बाहर निकलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, दुनिया में किसी भी वस्तु का यदि कुछ नाम है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। किसी भी वस्तु का कोई भी यदि नाम है तो उस नाम को क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। जैसे आपने गाना सुना, चांद सितारे फूल और खुशबू, बाकी हम ज़्यादा समझते हैं। ठीक है, तो ये जो चांद सितारे फूल और खुशबू, ये सारे क्या हैं? सब किसी न किसी वस्तु के नाम हैं। इन सबको हम लोग क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। क्लियर है? और इनके अलावा और थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो क्लिप हम लोग लेते हैं एक गाने का, जुबिन नौटियाल का गाना है। जरा आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आप सुन पा रहे हैं, क्या हम लोग को सुनने को मिल रहा है? आसमान, चांद, खुदा, दिन, ये सब क्या है? सबका सब क्या है? किसी न किसी चीज़ का नाम है। नाम है तो क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि इनमें से कौन से प्रॉपर नाउन हैं, कौन से कॉमन नाउन हैं, ऐसे इन सभी मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम लोग सीखना शुरू करें कि नाउन को किस आधार पे अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहला क्राइटेरिया, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जाति के आधार पे नाउन के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। जैसे हम सब लोग इंसान हैं, तो रंग के आधार पे भी आप सुने होंगे कि 2 प्रकार के दुनिया में लोग होते हैं, एक गोरे एक काले। ठीक है, लिंग के आधार पे बात करें तो लोग 2 प्रकार के होते हैं, एक पुरुष और दूसरी महिला। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एंड सो ऑन। इसी प्रकार से ब्रेन के आधार पे, वर्किंग एफिशिएंसी के आधार पे, अलग अलग आधार पे यदि हम लोग चर्चा करें तो दुनिया में अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। क्लियर है? तो आशा करते हैं यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही होगी। इन द सेम वे, ठीक इसी प्रकार से इंग्लिश ग्रामर में जो हम लोगों को नाउन पढ़ना है, इसको भी अलग अलग आधार पे अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग, गणना के आधार पे
काउंटिंग के आधार पे नाउन के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? काउंटेबल एंड दूसरा अनकाउंटेबल। ठीक है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, वचन के आधार पे। वचन के आधार पे हिंदी ग्रामर में जो आप पढ़ते हैं वचन, उस वचन के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर देयर आर अगेन 2 टाइप्स ऑफ नाउन, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो पहला कौन सा? सिंगुलर, दूसरा कौन सा? प्लूरल। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स के नाउन हो गए। नेक्स्ट अगेन हम लोग बात करें ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, 3 टाइप हम लोगों ने पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। अब चौथी बारी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर या बनावट या संरचना के आधार पे हम लोग यदि बात करें तो नाउन के फिर से 2 टाइप होते हैं। पहला कौन सा भाई? सिंगल नाउन। अब ये सिंगल नाउन कौन सा होता है? ऐसे कोई भी नाउन जो सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड से बने, जैसे फादर, मदर, टीचर, स्टूडेंट, ब्रदर, सिस्टर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सारे कितने वर्ड से बने? सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड से। इसलिए ऐसे नाउन को क्या कहते हैं? ऐसे नाउन को हम लोग कहते हैं सिंगल नाउन। क्या कहते हैं? सिंगल नाउन, सिंगुलर नहीं, सिंगल नाउन। ठीक है। दूसरा ऐसे नाउन, अब ये पहला हम लोग समझ चुके हैं सिंगल नाउन। दूसरा सीखते हैं, दूसरा क्या है भाई? कंपाउंड नाउन। दूसरा क्या है? कंपाउंड नाउन। अब ये कंपाउंड नाउन क्या होता है, इसको सीखे जरा हम लोग। ऐसे कोई भी नाउन जो एक से ज़्यादा शब्दों से मिलकर बने हों, ऐसे कोई भी नाउन जो एक से ज़्यादा शब्दों से मिलकर बने हों, उनको हम लोग कहते हैं कंपाउंड नाउन। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। हाईवे, ऑन लूकर, क्लासरूम, नोटबुक वगैरह वगैरह। ठीक है। अब ये जो कंपाउंड नाउन है, जो दूसरा टाइप हम लोग पढ़ रहे थे कंपाउंड नाउन, इस कंपाउंड नाउन के भी फिर से 2 टाइप होते हैं, एक हाइफनेटेड और दूसरा विदाउट हाइफनेटेड। हाइफनेटेड क्या होता है? जैसे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ हम यूज करते हैं, उसमें बीच में आप नोटिस कीजिए या पहले कभी आप ध्यान दिए होंगे, उसमें हाइफन का यूज़ करते हैं। ठीक है। लेकिन हम लोग लिखते हैं क्लासरूम, आप एक कॉपी यूज करते हैं जिसका नाम है क्लासमेट। ठीक है। या कोई भी कॉपी यूज करते हैं, उस पर देखिएगा लिखा होता है नीचे नोट बुक। नोट और बुक के बीच में स्पेस है, वहाँ पे हाइफन का यूज़ नहीं किया गया, वहाँ पे हाइफन छुपा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। लेकिन हम लोग यूज़ करते हैं क्लासरूम। अब ज़रा देखिए, क्लासरूम में क्लास और रूम ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। आर्म चेयर, ठीक है, तो ये सब क्या है? एक से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बना है और इन सबको एक साथ लिखा जाता है। इनके बीच में ना तो हाइफन का यूज़ किया गया है और ना ही इनके बीच में स्पेस का यूज़ किया गया है। ठीक है। तो ऐसे नाउन को कहते हैं विदाउट हाइफनेटेड या कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन। ठीक है। तो यहाँ था 4 बेसिस, 4 आधार पे हम लोगों ने तक नाउन को देखा। 5वां आधार क्या है भाई? 5वां बेसिस क्या है, इसको सीखे हम लोग। तो 5वां बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर देयर आर अगेन 4 टाइप्स ऑफ नाउन। फिर से नाउन को कितने भाग में बांटा गया? 4 टाइप में बांटा गया। पहला कौन सा? मैस्कुलिन, जिसको हम लोग कहते हैं पुरुष। फिर दूसरा फेमिनिन, जिसको हम लोग कहते हैं महिला। तीसरा कॉमन जेंडर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सामान्य, जैसे टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, इनका कोई जेंडर नहीं होता, ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। और चौथा क्या टाइप है इसका? ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर का जो चौथा टाइप है वो क्या है? न्यूटर, जो नॉन लिविंग्स होते हैं, जैसे ये पेन, ये बोर्ड, ये कपड़े, ये माइक, ये सब क्या है? न्यूटर। ठीक है। तो अब हम लोगों ने अब तक यहाँ पे 5 बेसिस पे नाउन को अलग अलग टाइप्स में बांटना सीखा। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। उसमें सबसे पहले टाइप की हम लोग चर्चा करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टाइप क्या है? पहला टाइप है प्रॉपर नाउन। अब देखिए, ये जो प्रॉपर नाउन है इसके बारे में हम लोग सीखे कि क्या इससे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है, एग्जाम्पल क्या है, इन सब को हम लोग यहाँ पे सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर का मीनिंग क्या होता है? प्रॉपर का मतलब होता है डिफिनिट, सर्टेन, स्पेसिफिक। ठीक से समझिए, प्रॉपर का मीनिंग क्या होता है? डिफिनिट, सर्टेन, स्पेसिफिक। जो निश्चित है, खास है, विशेष है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं प्रॉपर। जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछें भाई आपका घर कहाँ है, तो मान लीजिए आपने कहा
सर मेरा घर ना भोपाल में है, ठीक है। तो हम आपसे पूछे क्या रियली आपका घर भोपाल में है? क्या आपका घर भोपाल प्रॉपर में है? आपका आंसर दो तरीके से आ सकता है, हाँ प्रॉपर भोपाल, यानी भोपाल का जो एमएनसी जो नगर निगम एरिया है, ठीक है, नगर निगम वाला एरिया है, उसमें यदि आता है तो आप कहेंगे हाँ सर प्रॉपर भोपाल में। और यदि उसके बाहर है कहीं तो आपका आंसर आता है नहीं सर वहाँ से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर या जितना किलोमीटर दूर हो उतना दूरी पे है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो जो डेफिनेट है स्पेसिफिक है उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। दूसरे शब्दों में हम लोग कहें तो प्रॉपर नाउन उस नाउन को कहते हैं जो भीड़ से किसी भी व्यक्ति या वस्तु को अलग करने के लिए दिया जाता है। ऐसा नाम जो भीड़ से समूह से किसी भी व्यक्ति या वस्तु को एक अलग पहचान देने के लिए यूज किया जाता है, ऐसे सारे नाम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे फूल, खुशबू, तो फूल क्या है? फूल का नाम लिए, फूल एक नाउन है क्योंकि वो किसी वस्तु का नाम है। जैसे ये मेरे हाथ में पेन है, हम बोले पेन, तो ये पेन क्या हो गया? कॉमन नाउन हुआ, प्रॉपर नाउन नहीं हुआ। फूल क्या हुआ? कॉमन नाउन है। लेकिन जैसे ही हम कहें कि रोज, तो उस ढेर सारे फूल के कैटेगरी में से एक स्पेसिफाइड कैटेगरी की बात कर ली हमने, तो जैसे ही वो डिफरेंट हो गया, सर्टेन हो गया, स्पेसिफिक हो गया, वो क्या हो गया? तो वो हो गया प्रॉपर नाउन, ठीक है। ये सारी बातें हम बचपन से जानते हैं। अब आइए इनके छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखना शुरू करें और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड एग्जाम्पल लेंगे और फिर इस प्रॉपर नाउन से आपके एसएससी में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग साथ साथ लगाते चलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं रूल नंबर 1 से। प्रॉपर नाउन का पहला रूल है इट्स फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल। इट्स फर्स्ट लेटर is always capital। तो ये जो प्रॉपर नाउन है इसका पहला अक्षर हमेशा और हमेशा कैपिटल रहेगा, चाहे इसको सेंटेंस के बिगिनिंग में हम लोग लिखें या मिडिल में लिखें या एंड में लिखें। कहीं भी सेंटेंस में कोई भी प्रॉपर नाउन आएगा तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा। यहाँ पे आप में से बहुत सारे बच्चों से गलतियाँ होती है। कहाँ पे होती है? तो आपके एग्जाम में जो रीअरेंजमेंट आता है, क्लोज टेस्ट आता है या पैसेज आता है, तो वहाँ पे आपको सेंटेंस गिवन होता है और उस सेंटेंस में एक वर्ड गिवन होगा जो आपके लिए बिल्कुल अननोन होता है, पहली बार आपको दिखाई देता है और उसका फर्स्ट लेटर आप नोटिस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल में लिखा होता है। और यही सेम क्राइटेरिया, सेम कंडीशन आपको देखने को मिलता है न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग क्या करते हैं? उस अननोन वर्ड को उठा के उसका मीनिंग डिक्शनरी में ढूंढना शुरू करते हैं और डिक्शनरी में उसका मीनिंग नहीं होता है क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है। बात समझ में आ रही है? तो प्रॉपर नाउन का कहीं कोई मीनिंग किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। जैसे राम, मोहन, कृष्ण, सुदामा, किसी का नाम आप ढूंढ लीजिए, कहीं किसी ग्रंथ में मिलने वाला नहीं है, किसी डिक्शनरी में मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या है? इट इज सिंगुलर एंड टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। अब दूसरी बात सीखिए, ये जो प्रॉपर नाउन होता है ये सामान्य तौर पे सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे राम, तो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं राम के बारे में, क्या है भाई? राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ अ बॉय, राम इज़ माई फ्रेंड, राम इज़ माई टीचर, राम इज़ माई सन, वगैरह वगैरह। लेकिन राम क्या था? प्रॉपर नाउन था, इसीलिए उसके साथ हम लोगों ने वर्ब यूज किया था इज। क्लियर है? तो ये काफ़ी आसान सा कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद यहाँ से आगे चलते हैं हम लोग और अब सीखते हैं अपने एग्जाम में पूछे गए कॉन्सेप्ट को। अब आप में से कुछ बच्चों के मन में एक डाउट क्रिएट होता है। क्या डाउट क्रिएट होता है भाई? क्या प्रॉपर नाउन का कभी प्लूरल नहीं बनता? क्या प्रॉपर नाउन का कभी प्लूरल नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। कब बनता है? किस कंडीशन में बनता है? आइए इसकी भी चर्चा करते हैं। सामान्य तौर पे प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, किंतु
यदि किसी भी एक ही ग्रुप में एक ही प्रॉपर नाउन एक से ज़्यादा की संख्या में प्रेजेंट हो तो उस परिस्थिति में उस प्रॉपर नाउन का हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। कैसे? आप याद कीजिए, बचपन में जब आप स्कूल में पढ़ते थे, कोचिंग में पढ़ते थे, तो होता क्या था कि एक ही नाम का एक से ज़्यादा कैंडिडेट कई बार आपके क्लास में प्रेजेंट होता था और स्कूल वाले क्या करते थे, उस कैंडिडेट का नाम ऑन द बेसिस ऑफ एनरोलमेंट, नामांकन के क्रम के आधार पे बच्चों का नाम दे देते थे। जैसे मान लीजिए कि राम नाम का एक लड़का है और राम नाम का जो लड़का है उसी नाम के 4 लड़के आपके एक ही कक्षा में एक ही क्लास में प्रेजेंट है। ठीक है, तो स्कूल वाले क्या करते थे, राम 1, राम 2, राम 3, राम 4 इस तरीके से उनका नामकरण कर दिया अपने कन्वेनियंस के अकॉर्डिंग। क्या उन बच्चों का वास्तविक नाम राम 1, राम 2, राम 3, राम 4 था? नहीं था, सबका नाम क्या था? राम ही था। ठीक है, बात को ध्यान से समझिए। अब हम लोग कह सकते हैं कि उस कक्षा में उस क्लास में कितने राम हैं भाई? देयर आर 4 राम्स इन दैट क्लास। ठीक है, तो राम कितने हैं? 4 हैं। हाँ, एक विशेष ध्यान दीजिए, आप जब सिंगुलर से प्लूरल पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन मिलेंगे जहाँ पे आपसे गलतियाँ होती हैं। तो एक विशेष रूप से एक विशेष बात का आप हमेशा ध्यान रखिए, दुनिया का कोई भी प्रॉपर नाउन हो और उसका लास्ट लेटर कुछ भी हो, सेकेंड लास्ट लेटर कुछ भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं होता। सिंपल सी एक ही बात है। क्या बात है भाई? तो दुनिया का कोई भी प्रॉपर नाउन हो, उसका यदि कभी प्लूरल बनाना पड़ा, उसका प्लूरल सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से बनता है। कैसे बनता है? तो वो एस लगाकर बनता है। किसी भी प्रॉपर नाउन का सिंगुलर से प्लूरल कभी भी किसी भी कंडीशन में ई एस लगाकर हम लोग नहीं बनाते। ठीक है, आगे जब हम थोड़ा बहुत आपको नंबर से इंट्रोड्यूस करेंगे, नंबर के बारे में पढ़ाएंगे, उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे इसकी चर्चा हम फिर से एक बार करेंगे। चलते हैं अगले रूल के बारे में। तो 2 रूल अब तक हम लोगों ने पढ़ा प्रॉपर नाउन का, अब ये हमारा 3rd रूल। देखिए 3rd रूल क्या है। Generally it does not take any article सामान्य तौर पे प्रॉपर नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अब एक और रूल की चर्चा करते हैं। रूल नंबर 4, if it is used in a specific sense, then it takes article the to praise someone। यहाँ गड़बड़ हो गया, कट कर लेना भाई। कहाँ से? ये रूल नंबर 4 से। तो चलते हैं हम रूल नंबर 4 की तरफ। चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 क्या है? We use article the if it is used to praise someone। अब देखिए जो रूल नंबर 4 है हमारा, ये क्या है?
अब ये कहता है कि यदि किसी भी फेमस प्रॉपर नाउन का प्रयोग, इसको ठीक से समझिएगा क्योंकि इसे आपके एसएससी एग्जाम में न जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आगे भी पूछा जा सकता है। ये कहता है यदि किसी भी प्रॉपर नाउन का प्रयोग, यदि किसी भी प्रॉपर नाउन का प्रयोग यदि किसी दूसरे का प्रशंसा करने के लिए किया जाए, तो जिस किसी भी फेमस प्रॉपर नाउन का प्रयोग किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु का प्रशंसा करने के लिए किया जाता है, उस फेमस प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग यूज करते हैं आर्टिकल द। जैसे हमारे आपके क्लास में या हमारे आपके ग्रुप में, बैच में कभी कभी कोई बहुत अच्छा क्रिकेटर होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कभी कभी बोलचाल में उसको कहते हैं कि ही इज़ या द वेरी मैन इज़ द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर ग्रुप, ऑफ आवर क्लास, ऑफ आवर सोसाइटी, ऑफ आवर कॉलोनी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो हम लोग कहते हैं कि हमारे मोहल्ले का, गली का, ग्रुप का, कॉलोनी का, क्लास का सचिन तेंदुलकर है। अब सचिन तेंदुलकर क्या है, एक फेमस प्रॉपर नाउन है। फेमस प्रॉपर नाउन क्या होता है भाई, ऐसा कोई भी प्रॉपर नाउन जिसको सब लोग भली भांति जानते हैं और पहचानते हैं। जैसे इंडिया में सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर के रूप में, आजकल विराट कोहली साहब काफ़ी फेमस हैं, ठीक है, धोनी साहब काफ़ी फेमस हैं। तो यदि कोई ऐसा अच्छा इंसान हो जिसमें उस तरीके की अच्छे क्रिकेट खेलने की क्षमता हो, तो हम लोग बोलचाल में कहते हैं उस वस्तु को, उस व्यक्ति को कि भाई ये हमारे क्लास का क्या है, तो ये हमारे क्लास का सचिन तेंदुलकर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अब ऐसे सेंस में सचिन तेंदुलकर के पहले हम लोग यूज करेंगे आर्टिकल द का। किसका यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है। चलिए अब इनका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, और एग्जाम्पल लेने के पहले एक और इसका रूल बचा है, आइए उसको भी हम लोग सीख लेते हैं। फिर इन रूल नंबर 3, 4 एंड 5 इन तीनों ही रूल का एक एक एग्जाम्पल लेंगे और फिर प्रीवियस ईयर में पूछे गए आपके क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। तो चलते हैं हम लोग रूल नंबर 5 की तरफ। रूल नंबर 5 कहता है कि यदि किसी भी फेमस प्रॉपर नाउन का या किसी भी प्रॉपर नाउन का प्रयोग यदि किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु का मजाक उड़ाने के लिए किया जाए, इन द सेंस ऑफ मॉकरी किया जाए, तो ऐसे सेंस में उसके पहले हम लोग यूज करते हैं आर्टिकल ए। आर्टिकल कितने होते हैं, 3 होते हैं, ए, एन और द। तो द का यूज करते हैं प्रशंसा वाले केस में, ए का यूज करते हैं किसी का मजाक उड़ाने के लिए। ठीक है, वी यूज आर्टिकल ए if it is used to make someone's mockery। ठीक है, तो किसी का मजाक उड़ाने के लिए, जैसे मान लीजिए हम घूमते टहलते फिरते आपके घर के आसपास कभी आपसे मिल लिए, हमारी आपकी बातचीत होने लगी आपसे, आपके घर से बाहर जो सड़क हो आपके घर के आसपास वहाँ पे, ठीक है, या मोहल्ले में, तो मान लीजिए हमने एक लड़के को देखा, वो नीचे जींस का पैंट पहना है, ऊपर शर्ट है, लेकिन शर्ट के सारे बटन खुले हुए हैं और हाथ में कोई फिल्मी स्टाइल में चेन हो या रुमाल हो लेके ऐसे घुमा रहा हो। हमने आपसे पूछा भाई ये लड़का कौन है, तो आपका आंसर, मान लीजिए आपका आंसर आता है कि सर आप इसको नहीं जानते, ये हमारे मोहल्ले का शक्ति कपूर है। क्या है, शक्ति कपूर है। ठीक है, तो ऐसे केस में अब जरा देखिए शक्ति कपूर क्या है भाई, एक फेमस प्रॉपर नाउन है और शक्ति कपूर का यूज उस लड़के के लिए किया गया, उस लड़के का प्रशंसा करने के लिए या मजाक उड़ाने के लिए, तो जाहिर सी बात है आप वहाँ उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन सचिन तेंदुलकर के केस में आप उसी लड़के का क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो सचिन तेंदुलकर वाले केस में आर्टिकल द लगाते हैं और इस वाले केस में हम लोग क्या लगाते हैं, आर्टिकल ए लगाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे, सी थिंग्स, मान लीजिए उस लड़के की जगह कोई फीमेल दिख जाए और वो भी अपने एटीट्यूड में थोड़ी सी अलग दिख रही हो, हम आपसे पूछे भाई ये लड़की कौन है, आपका आंसर आता है सी थिंग्स हरसेल्फ प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, अब जरा देखिए ये जो प्रियंका चोपड़ा है ये एक फेमस प्रॉपर नाउन है और इस फेमस प्रॉपर नाउन का प्रयोग इस महिला का मजाक उड़ाने के लिए किया जा रहा है या प्रशंसा करने के लिए, तो आपका आंसर क्या आता है, मजाक उड़ाने के लिए। अब यहाँ पे
जब प्रियंका चोपड़ा का प्रयोग किसी का मजाक उड़ाने के लिए किया जा रहा है तो इसके पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, इसके पहले हमें यूज करना होगा आर्टिकल ए का। किसका? आर्टिकल ए का। अब मेरा करेक्ट सेंटेंस क्या हो गया? शी थिंक्स हरसेल्फ ऑफ प्रियंका चोपड़ा। बात समझ में आ गई? चलिए अब यहां से फिर आगे निकलते हैं, रिमेनिंग का एग्जाम्पल लेते हैं, बाकी दूसरे टाइप्स का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे रूल नंबर 4 का एग्जाम्पल लेते हैं। रूल नंबर 4 का एग्जाम्पल, ही इज सचिन तेंदुलकर, या चलिए केवल सचिन लिखते हैं, सचिन ऑफ आर क्लास। वो हमारे क्लास का क्या है? सचिन है भाई, सचिन तेंदुलकर है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सचिन के पहले क्या लगाना होगा, हमें आर्टिकल द का यूज करना होगा। अब हमारा पूरा सेंटेंस क्या बना? ही इज द सचिन ऑफ आवर क्लास, ही इज द सचिन ऑफ आवर क्लास। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट एक क्वेश्चन, इसका जो रूल नंबर 3 पढ़ा था हम लोगों ने, उसका एक एग्जांपल लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी द हनुमान इज सन ऑफ पवन देव। अब ये पवन देव कौन है भाई? गॉड ऑफ एयर। अब जरा इस सेंटेंस में देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे देखिए ये अकॉर्डिंग का ए कैपिटल है, तो ये तो कैपिटल रहेगा क्योंकि किसी भी सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा रहता है कैपिटल। यहाँ देखिए ये हिंदू का एच कैपिटल दिख रहा है, पवन देव का पी कैपिटल दिख रहा है, हनुमान का एच कैपिटल दिख रहा है, अर्थात ये तीनों क्या है? प्रॉपर नाउन है। ये तो क्लियर हो गया क्योंकि इनका फर्स्ट लेटर क्या है? कैपिटल है। यही अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि कोई भी सेंटेंस हो, उस सेंटेंस में यदि कहीं भी कोई भी वर्ड लिखा गया उसका फर्स्ट लेटर यदि कैपिटल हो तो वो सारे के सारे क्या हैं? प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो अब ये छोड़िए, ये हिंदू माइथोलॉजी चूंकि ये किसी धर्म का नाम है, तो दुनिया में बहुत सारे धर्म है, ये स्पेसिफाइड हो गया, किसी एक धर्म की चर्चा की जा रही है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, ये सही है। अब यहाँ जरा देखिए इसका हिंदी मीनिंग क्या है। हिंदू अध्यात्म के अनुसार हवा के देवता पवन देव का पुत्र कौन है भाई? हनुमान है। अब देखिए ये जो हनुमान है इसके पहले यहाँ पे लगा हुआ है आर्टिकल था। अब हनुमान और पवन देव दोनों ही व्यक्ति हैं, दोनों ही एक एक कैरेक्टर हैं, और दोनों में से किसी का प्रयोग न तो किसी का प्रशंसा करने के लिए हो रहा है और ना ही किसी का मजाक उड़ाने के लिए हो रहा है। इसलिए ऐसे केस में इन दोनों में से किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, और यदि किया जाए तो वो ग्रामेटिकली एरर होगा, वो ग्रामर की गलती होगी। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए क्या करें, यहाँ से हम लोग आर्टिकल तक को रिमूव कर देंगे। बात समझ में आ गई? चलिए तो अब चलते हैं हम लोग स्लाइड की तरफ और प्रॉपर नाउन से पूछे गए इन सारे रूल्स पे बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये रहा अपना प्रॉपर नाउन, ये रहे प्रॉपर नाउन से पूछे गए क्वेश्चन। तो आइए अब इस स्लाइड में जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, फटाफट इन सारे क्वेश्चंस का एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इनको खुद से फटाफट एक बार सॉल्व कीजिए, फिर हम सब लोग यहीं पे साथ में डिस्कस करते हैं। तो आशा करते हैं कि अब तक आप लोगों ने इन सारे क्वेश्चंस को एक बार खुद से पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके खुद से एक बार सॉल्व करने का प्रयास जरूर किया होगा। अब आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी। देखिए ये वही बात हो गई जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो वहाँ पे हिंदू माइथोलॉजी था, यहाँ पे कौन सा माइथोलॉजी आ गया? ग्रीक माइथोलॉजी। तो ग्रीक अध्यात्म के अनुसार द परसेम, देखिए परसेम का पी कैपिटल है अर्थात ये प्रॉपर नाउन है। ये देखिए जेएस का जे कैपिटल है, ये भी प्रॉपर नाउन है। गॉड ये भी लिखा है कैपिटल लेटर से, ठीक है, जबकि इसको होना चाहिए स्मॉल लेटर से। खैर कोई बात नहीं है। तो ये एक कैरेक्टर है और ये जेएस दूसरे कैरेक्टर है। हिंदी मीनिंग समझ ले जरा हम लोग इसको। अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी, ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग
आकाश के देवता, स्काई मीन्स आकाश, आकाश के देवता कौन है? जेयस। और इनका पुत्र कौन है? परसेम। तो परसेम और जेयस इन दोनों में से किसी भी प्रॉपर नाउन का प्रयोग न तो किसी का प्रशंसा करने के लिए हो रहा है और ना ही किसी का मजाक उड़ाने के लिए हो रहा है। इसलिए ऐसे केस में हम लोग इन दोनों में से किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। और यदि सेंटेंस में किया गया है तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, ग्रामर की गलती है। करेक्शन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो करेक्शन करने के लिए हम लोग इस परसेम के पहले यहाँ जो द लिखा हुआ है इस द को रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे परसेम के पहले यहाँ जो द लिखा गया इस द को हम लोग क्या कर दें? रिमूव कर दें। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं, बोर्ड को क्लीन करते हुए अगले क्वेश्चन में। गुलिवर्स ट्रैवल, ये क्या है? एक बुक का नाम है, कहानी का नाम है, आर्टिकल का नाम है। नाम है तो हो गया प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन हो गया तो यहाँ वर्ब कैसा लेगा? वर्ब लेगा सिंगुलर, क्योंकि प्रॉपर नाउन होता है सिंगुलर, वर्ब लेता है सिंगुलर। तो आर की जगह क्या लिखेंगे? आर की जगह हम लोग इज का यूज करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, कालिदास इज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया। देखिए कालिदास भी फेमस प्रॉपर नाउन है और ये भी फेमस है। दोनों में ज़्यादा फेमस कौन है? शेक्सपियर साहब। ठीक है, अब ये शेक्सपियर वर्ड का यूज किया गया, शेक्सपियर साहब का यूज किया गया कालिदास का प्रशंसा करने के लिए कि ये दोनों के दोनों ड्रामेटिस्ट हैं। ये केवल संस्कृत भाषा के हैं, ये इंग्लिश के हैं। और इंग्लिश चूँकि दुनिया में ज़्यादा पॉपुलर हुआ इसलिए ये ज़्यादा पॉपुलर हो गए। ठीक है, यदि संस्कृत पॉपुलर हुआ होता तो ये थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर हो जाते। क्लियर? आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग, तो ये थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर है। अब इसका यूज किया गया इनका प्रशंसा करने के लिए, तो यहाँ पे आर्टिकल जो ए का प्रयोग किया गया है, इस आर्टिकल ए की जगह हम लोग किसका यूज करेंगे? आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? ए की जगह द। हमें लिखना होगा कालिदास इज द शेक्सपियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहाँ देखिए शेक्सपियर के पहले ऑलरेडी लगा हुआ है द। ये क्वेश्चन दोनों सेम है, आपके एसएससी एग्जाम में अलग अलग ईयर में पूछे गए हैं और अलग अलग फॉर्मेट में है। यहाँ पे ये कॉमन एरर के फॉर्मेट में है और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट के फॉर्मेट में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक था हम लोग का प्रॉपर नाउन और प्रॉपर नाउन पे बेस्ड पूछे गए क्वेश्चन। अब यहाँ से हम लोग आगे निकलते हैं और चलते हैं हम लोग कॉमन नाउन की तरफ। अब हमारा अगला टाइप क्या है? कॉमन नाउन। आइए हम लोग सीखना शुरू करें कि कॉमन नाउन क्या है और कॉमन नाउन में क्या कुछ खास है आपके लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले कॉमन का मीनिंग क्या होता है? कॉमन का मीनिंग होता है सामान्य। ठीक है, हम लोग पढ़े जातिवाचक संज्ञा के रूप में, तो जातिवादी आप छोड़ दीजिए, सीधा बात समझिए। आप अपने अपने कॉलेज में पहुँचे मेंटली, आप सब लोग अपने अपने कॉलेज में मेंटली पहुँच जाइए। अभी पढ़ रहे हो तो अभी के अकॉर्डिंग, या पहले कभी न कभी आप कॉलेज में ज़रूर गए होंगे तो उसके अकॉर्डिंग। देखिए हमारे आपके कॉलेज में यदि नॉर्मल सा कॉलेज होता है, सामान्य सा कॉलेज है, तो उसमें आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस ये सब पढ़ाया जाएगा। यदि टेक्निकल कॉलेज है, ठीक है, इंजीनियरिंग का है या वगैरह वगैरह, तो हर किसी भी कॉलेज में आप देखिएगा अलग अलग ब्लॉक होता है, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग ब्लॉक होता है। जैसे साइंस का ब्लॉक अलग, कॉमर्स का अलग एंड सो ऑन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो सबके ब्लॉक अलग अलग होते हैं और एक विंग का लड़का दूसरे ब्लॉक में नहीं जाएगा। जैसे आर्ट्स वाला साइंस वाले ब्लॉक में नहीं जाएगा, कॉमर्स वाला आर्ट्स वाले में नहीं जाएगा। लेकिन याद कीजिए उसी कॉलेज में एक कॉमन रूम होता है। कॉमन रूम का यूज़ कोई भी कर सकता है, चाहे वो आर्ट्स वाला हो या वो कॉमर्स वाला हो या वो साइंस वाला हो। बात समझ में आ रही है? ऐसा ही आपके इंजीनियरिंग कॉलेज में भी होता है, सभी जगहों पे होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब क्या है कि कॉमन नाउन क्या है? ऐसा दुनिया का कोई भी नाम, नाम का मतलब नाउन, नाउन का मतलब नाम, ये हम आपको पहले समझा चुके हैं। ऐसा कोई भी नाम जिसके लेने से उस प्रकार के समस्त व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता हो, ऐसे सारे नाम को हम लोग कहते हैं कॉमन नाम, कॉमन नाउन। जैसे हम बोले कार, तो दुनिया में जितनी कार हैं सबकी सब कार इंक्लूड हो गई। हमने कहा पेन, तो हमारे हाथ में भी एक पेन है, और चाहे दुनिया में जैसा भी अलग अलग प्रकार का पेन हो, दुनिया में कहीं का भी पेन हो, वो सारे के सारे पेन इंक्लूड हो गए। हम यदि कहें टीचर, तो चाहे वो नर्सरी क्लास में पढ़ाने वाला टीचर हो या दुनिया का कहीं किसी चीज़ को पढ़ाने वाला टीचर हो, दुनिया के सारे टीचर इंक्लूड हो गए। बात समझ में आई? स्टूडेंट, तो वो भी इंक्लूड हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये सारे के सारे क्या हो गए? कॉमन नाउन। क्लियर है?
चलिए, अब कॉमन नाउन का एग्जाम्पल हम लेना और देना नहीं चाहते, क्योंकि एग्जाम्पल हम बचपन से पढ़े हैं, बॉय, टीचर, गर्ल वगैरह वगैरह। तो अब इससे बाहर हम लोग निकलते हैं और चलते हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉमन नाउन का पहला पॉइंट, इट इज़ बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। इट इज़ बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, सिंगुलर एंड प्लूरल। कॉमन नाउन सिंगुलर भी होता है और कॉमन नाउन प्लूरल भी होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट पढ़े हम लोग, इट इज बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये लिविंग भी होता है और नॉन लिविंग भी होता है, सजीव भी होगा और निर्जीव भी होगा। We must use any article if it is singular। दैट इज कि कॉमन नाउन यदि सिंगुलर हो तो उसके पहले किसी न किसी आर्टिकल का प्रयोग अवश्य होता है। फिर से समझिए, कॉमन नाउन यदि दुनिया का कोई भी कॉमन नाउन हो, वो यदि सिंगुलर होगा तो उसके पहले किसी न किसी आर्टिकल का प्रयोग अवश्य किया जाएगा। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करें। हम हिंदी में आपको एक सेंटेंस देते हैं, वह लड़का है, आप इसका ट्रांसलेशन लिखिए। एक दूसरा लेते हैं, वह एक लड़का है, देखिए इसका ट्रांसलेशन क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले इसकी ट्रांसलेशन की बात करें, वह लड़का है तो आंसर बनना चाहिए था ही इज बॉय, ठीक है। इसको कैसे बनना चाहिए था, तो इसका बनना चाहिए था ही इज वन बॉय। हम लोग या तो ऐसे लिख सकते हैं या हम लोग लिख सकते हैं ही इज अ बॉय, ठीक है। ये दो तरीके हो सकते हैं। अब देखें इसमें प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे है और कैसे हम लोग यहाँ पे गलती करते हैं, कैसे इसको हम लोग ठीक करेंगे, तो इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। देखिए सबसे पहले ये बॉय क्या है, कॉमन नाउन है। ये बॉय क्या है, कॉमन नाउन। ये बॉय क्या है, कॉमन नाउन। और यदि कोई भी कॉमन नाउन हो वो सिंगुलर होगा तो उसके पहले किसी न किसी आर्टिकल का प्रयोग जरूर होगा। अब यहाँ देखिए वह लड़का है तो ही इज बॉय। ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग दिखने में तो ये बिल्कुल सही लग रहा है, बट यह है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ही इज अ बॉय। यहाँ देखिए वह एक लड़का है तो एक का इंग्लिश वन भी तो हो सकता है। हम लोग बार बार ए ही क्यों यूज करते हैं। ही इज अ बॉय, ही इज वन बॉय। यदि दोनों का मतलब एक होता है, एक वन का मतलब भी एक और ए का मतलब भी एक, तो ये दोनों ही सही हो सकता था। बट ये ऊपर वाला सेंटेंस कैसा है, रॉन्ग है, और नीचे वाला क्या है, करेक्ट है। अब आप में से कुछ बच्चों के मन में ये भी डाउट क्रिएट हो सकता है कि वह एक लड़का है और वह लड़का है, इन दोनों का ट्रांसलेशन तब तो एक ही हो जाएगा सर, क्योंकि दोनों का आंसर क्या बन रहा है, ही इज अ बॉय। दोनों का आंसर तो सेम हो जा रहा है। भाई ये सेम होगा ही, आप यहाँ पे वन का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये बॉय क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, और सिंगुलर कॉमन नाउन है इसलिए इसके पहले यहाँ किसी न किसी आर्टिकल का प्रयोग होगा। यहाँ पे एक के अर्थ में वन का यूज हम नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है, तो इसलिए यहाँ भी ए और यहाँ भी ए, और ये दोनों ही क्या है, ग्रामेटिकली करेक्ट। बात समझ में आ रही है। अब चलिए यहाँ से आगे निकलते हैं हम लोग। अगला रूल है हमारा, इसके पहले हम लोगों ने अभी कितने रूल देख लिए, तो 3 रूल अभी तक हम लोगों ने कॉमन नाउन का सीखा है। अब आइए हम लोग कॉमन नाउन का चौथा रूल सीखते हैं, रूल नंबर 4। इफ इट इज प्लूरल दैट इज, अर्थात कि यदि कोई भी कॉमन नाउन प्लूरल हो तो सामान्य तौर पे उसके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, नहीं किया जाता। इफ इट इज प्लूरल we can't use
एनी आर्टिकल, मतलब यदि कोई भी कॉमन नाउन प्लूरल फॉर्म में हो, जैसे बॉय का बॉयज लिखा हो, तो बॉयज के पहले सामान्य अवस्था में हम लोग किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन रूल नंबर 5, अब दोनों का एग्जांपल हम लोग एक साथ लेंगे। अगला रूल कहता है इफ इट इज प्लूरल but used in a specific sense, then it takes article the। तो ऐसे केस में इसके साथ यूज करेंगे आर्टिकल द। फिर से इसको हिंदी में हम लोग समझें, यदि कोई भी कॉमन नाउन प्लूरल फॉर्म में हो और उसका प्रयोग किसी भी निश्चित या विशेष अर्थ में किया गया हो, तो उस प्लूरल कॉमन नाउन के पहले हम लोग लगाएंगे आर्टिकल द। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, बॉयज आर प्लेइंग, लड़के खेल रहे हैं। अब ये देखिए, ये जो बॉयज है ये प्लूरल कॉमन नाउन है, लेकिन इससे हमें किसी निश्चित या विशेष अर्थ या किसी विशेष टाइप के लड़कों का सेंस एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इसके पहले हम लोग किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट, हम यदि आपसे कहें कि हमारे कॉलेज के विद्यार्थी लोग परीक्षा में शामिल होने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो जरा देखिए, विद्यार्थी लोग यानी कि स्टूडेंट्स हो गया, स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज, स्टूडेंट्स ऑफ दैट कॉलेज। तो इस तरीके से यदि हम लोग यूज करें तो स्टूडेंट का प्लूरल वहाँ पे बनता है स्टूडेंट्स, और उसका यूज किसी विशेष कॉलेज, किसी विशेष स्कूल, कोचिंग या ग्रुप से रिलेटेड होने के कारण वो स्पेसिफाइड हो गया, और तब ऐसे सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वहाँ पे प्लूरल कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल द का। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज are ready to appear in the exam, अब देखिए यहाँ पे ये जो स्टूडेंट है ये प्लूरल तो है, ये यहाँ पे प्लूरल कॉमन नाउन है, लेकिन ये स्टूडेंट कहाँ, पूरे दुनिया भर के स्टूडेंट की चर्चा नहीं हो रही है, ये स्टूडेंट कहाँ के हैं, तो इस किसी विशेष कॉलेज के हैं, इसलिए ये क्या हुआ, ये डिफरेंट हो गया, स्पेसिफिक हो गया। अब डिफरेंट और स्पेसिफिक होने के कारण यहाँ पे हमें यूज करना होगा द स्टूडेंट्स। क्या यूज करना होगा यहाँ पे, आर्टिकल द का यूज करना होगा, ठीक है। ये प्लूरल कॉमन नाउन है, इसके कारण ये स्पेसिफिक हो गया, तो इसके पहले लगेगा आर्टिकल द। अब आइए इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने स्लाइड में और कॉमन नाउन पे पूछे गए आपके एसएससी एग्जाम के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो चलते हम लोग फटाफट आगे। यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, तो इन सारे क्वेश्चन का आप एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके खुद से इनको एक बार सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद हम सब लोग यहाँ पे साथ साथ इसको सॉल्व करेंगे। आइए अब इनको हम लोग साथ में यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे द रिलेटिव हमारे आपके इसके उसके किसी के भी हो सकते हैं, ठीक है। ये सिंगुलर कॉमन नाउन है। अब किसके रिलेटिव, डिसीज्ड, जो मरा हुआ व्यक्ति है उसके रिलेटिव। तो ये मरे हुए व्यक्ति के, किसी भी मरे हुए व्यक्ति के रिलेटिव की चर्चा कर रहा है, ठीक है। तो ये सिंगुलर है और इसके पहले यहाँ पे ये आर्टिकल लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर कॉमन नाउन है, सिंगुलर है, इसलिए इसके पहले कोई ना कोई आर्टिकल आएगा। यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ किया गया, करेक्ट है, ठीक है। तो कोई ना कोई आर्टिकल वहाँ पे आ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सेंटेंस में कहीं कोई एरर नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नो एरर।
नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। दीज रूल्स वर क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट कॉमन नाउन, हु लीव अवे, हु लीव, ये लीव क्या है, प्लूरल है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने आपको बताया था, प्रोनाउन में फिर आगे बताएंगे। अब भी क्या, अभी हम आपको एक बार फिर से इसको रिवाइज करवाते चले। ये हमने आपको बताया था कि ये हु, विच या ये दैट, तो मैक्सिमम केस में क्या होता है कि इनके ठीक पहले यहाँ पे किसी न किसी नाउन या किसी न किसी प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है, और यदि इनके ठीक बाद में यहाँ पे कोई वर्ब आए तो ये जो वर्ब है ये वर्ब इसी नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग एग्री करता है। दैट इज़ कि ये नाउन या प्रोनाउन यदि सिंगुलर होगा, हम यहाँ एस लिख रहे हैं, एस फॉर सिंगुलर, तो ये वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। और ये नाउन प्रोनाउन यदि प्लूरल होगा, प्लूरल के लिए हम यहाँ लिख रहे हैं पीएल, ये प्लूरल होगा तो ये वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल, पीएल फॉर प्लूरल। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए ये वर्ब कैसा है, प्लूरल। दैट इज कि ये जो नाउन है इसको भी कैसा होना चाहिए, इसको भी होना चाहिए था प्लूरल। आगे देखिए फिर से इसके लिए वर्ब यूज किया गया प्लूरल। अब जरा इसके हिंदी मीनिंग को सीखिए, हम लोग हिंदी मीनिंग को समझने का प्रयास करते हैं। दीज रूल्स वर क्रिएटेड, इन नियमों को बनाया गया था टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ए स्टूडेंट, ऐसे विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने के लिए, उनको लाभ पहुंचाने के लिए जो अपने घर से दूर रहते हैं। हु लीव अवे फ्रॉम होम, अवे का मतलब होता है दूर, तो जो अपने घर से दूर रहते हैं। एंड हैव नो लोकल गार्जियन, जिनका कोई लोकल गार्जियन नहीं है, जो विद्यार्थी अपने घर से दूर रहते हैं, तो ऐसे दूर रहने वाले स्टूडेंट सिर्फ एक होंगे या एक से ज़्यादा होंगे, जाहिर सी बात है एक से ज़्यादा। अब देखिए यहाँ पे बोर्ड को थोड़ा हम क्लीन करें और फिर आपसे थोड़ा सा चर्चा कर लें। तो सबसे पहले क्या है, स्टूडेंट में इस लग जाएगा, ये प्लूरल कॉमन नाउन हो गया। और देखिए प्लूरल कॉमन नाउन के पहले यहाँ आर्टिकल द का यूज़ किया गया, ये करेक्ट है या रॉन्ग है। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स का यूज़ डिफरेंट या स्पेसिफिक सेंस में हो रहा है या नहीं। ऐसे विद्यार्थी जिनका कोई लोकल गार्जियन नहीं है, जो अपने घर से दूर रहते हैं, सिर्फ ऐसे स्टूडेंट की रक्षा के लिए नियमों को बनाया गया था। ठीक है, तो स्टूडेंट हो गया प्लूरल, और चूंकि इसका यूज स्पेसिफिक सेंस में हो रहा है इसलिए इसके पहले यहाँ पे आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर की बात करें तो आंसर बनेगा नो एरर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग, और अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज। देखिए किसी विशेष कॉलेज के सभी फीमेल स्टूडेंट्स की चर्चा की जा रही है। ठीक है, तो ये गर्ल्स स्टूडेंट्स प्लूरल कॉमन नाउन, इसके पहले द का यूज किया गया, ये करेक्ट हो गया। अब आप में से कुछ बच्चों के मन में यहाँ पे एक ख्याल आएगा, एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा। क्या कंफ्यूजन क्रिएट होगा, आइए इस कंफ्यूजन को सबसे पहले हम लोग समझें। अब देखिए होता क्या है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गर्ल स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से आपने बचपन में पढ़ा होगा मेल सर्वेंट, आपने पढ़ा था मैन सर्वेंट, आपने पढ़ा था मैन सर्वेंट। अब देखिए ये सबसे पहले कंपाउंड नाउन तो है। अब ये भी आज ही के क्लास में हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ऐसे नाउन जो एक से ज़्यादा शब्दों से मिलकर बने हों उनको कहते हैं कंपाउंड नाउन। तो ये मैन सर्वेंट, ये गर्ल स्टूडेंट, फीमेल टीचर, मेल टीचर वगैरह वगैरह, ये सारे क्या हो गए, सारे के सारे हो गए कंपाउंड नाउन। अब यहाँ देखिए ध्यान से, ऐसा कोई भी कंपाउंड नाउन जिसका एक शब्द मेल या फीमेल से बिलोंग करता हो, जैसे मैन हो वुमेन हो, बॉय हो गर्ल हो, मेल हो फीमेल हो, ठीक है, ऐसा कोई भी कंपाउंड नाउन जिसका एक वर्ड मेल या फीमेल से बिलोंग करता हो, यदि इस पूरे कंपाउंड नाउन का यूज उस मेल या फीमेल के लिए किया जाता हो, तो ऐसे नाउन का प्लूरल बनाने के क्रम में हम लोग इन दोनों ही वर्ड्स का सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। तो मैन सर्वेंट का हो जाता है मेन सर्वेंट, क्या होता है, मेन सर्वेंट हो जाता है, क्या हो जाता है, मेन सर्वेंट हो जाता है। इन द सेम वे गर्ल स्टूडेंट का या फीमेल स्टूडेंट, फीमेल कैंडिडेट वर्ड का यूज फीमेल के लिए होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो ऐसे कंडीशन में फीमेल कैंडिडेट का यदि प्लूरल बनाना हो तो फीमेल का हो जाएगा फीमेल्स, कैंडिडेट का कैंडिडेट्स।
ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये जो गर्ल स्टूडेंट है, गर्ल स्टूडेंट का गर्ल्स के लिए होता है कि नहीं होता है? होता है। तो इस गर्ल का भी प्लूरल बनेगा और इस स्टूडेंट का भी प्लूरल बनेगा, ठीक है। और इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्लूरल कंपाउंड नाउन हो गया। इसके पहले यहाँ आर्टिकल द का यूज हो गया इस डिफरेंट होने के कारण, ये स्पेसिफिक सेंस में यूज हो गया इसके कारण, ठीक है। चलिए तो बोर्ड को क्लीन करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फॉर मी मनी इज ओनली द मीन्स टू एन एंड। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था द ओनली मीन्स, लेकिन जो ऑप्शन नीचे गिवन है इसमें कहीं भी हमें द ओनली मीन्स दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जो क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है, इसको करेक्शन करके हम लोग लिख लें द ओनली मीन्स। यदि ऐसा होता तो ये द बेस्ट आंसर होता, बट ऐसा नहीं है। जब नहीं है तो जो गिवन ऑप्शन है उसी में से किसी एक को आपको सेलेक्ट करना है। तो हम लोग आर्टिकल को यहाँ से रिमूव कर देंगे और सिंपली यूज कर लेंगे ओनली मीन्स, ठीक है। तो आज के अपने इस क्लास में अभी तक हम लोगों ने प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन को पढ़ा और इन रूल्स पे बेस्ड, इनके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो इन्फॉर्मेशन थे, जो जानकारी थी, उसको हम लोगों ने सीखा। और उसके बाद इन रूल्स पे बेस्ड, इन नाउन के टाइप्स पे बेस्ड रूल के बाद इन पे आपके एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया। तो आशा करते हैं कि जो हमारा क्लास है ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा। आप इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो उसके लिए आप हमारे वेबसाइट पर जाकर पूछ सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम का नंबर है उस पर कोई भी मैसेज आप छोड़ सकते हैं, या हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कोई भी डाउट पूछने के लिए कॉल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सारा का सारा वीडियो सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जा रहा है और सारे के सारे वीडियो सेशन आपको हाईली क्वालिटेटिव दिए जा रहे हैं, इसलिए सारे वीडियो सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, अपने दोस्तों से भी करवाएं, खुद भी लाभान्वित हो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, मित्रों, संबंधियों, परिवार के सदस्यों, जहाँ तक हो सके वहाँ तक लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास करें, ठीक है। और चूँकि आपके एसएससी की वैकेंसी आ गई है तो यदि आप सीजीएल में अप्लाई करना चाहते हैं तो सीजीएल के लिए अप्लाई ज़रूर कीजिए। फीमेल कैंडिडेट को कोई चार्ज नहीं लगता, फीमेल कैंडिडेट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सारी चीज़ें अवेलेबल करवाती है सरकार। दैट इज़ कि फीमेल और जो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं उनसे एसएससी बोर्ड में कोई भी फ़ी नहीं लिया जाता, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बट जो जनरल और OBC कैंडिडेट होते हैं उनसे पैसे लिए जाते हैं, और पैसा कितना लगता है तो आपका फ़ी लगता है मात्र 100 रुपये, ठीक है। तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। हम लोग बहुत जल्द सीजीएल का भी कुछ न कुछ आपके लिए देने जा रहे हैं। सीजीएल का भी पूरा पैकेज हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द आपको पहुंचाएं, ठीक है। थैंक यू।